नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूँ विपुल सिंह। और अमेरिका में देखा हमने कि महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद से थोड़े बढ़ कर के आए। फिर से एक बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके चलते हमने अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट देखी, उसका असर एशियाई बाज़ारों में देखने को मिला और भारतीय बाज़ार भी गिरावट के साथ खुले। एक समय तो हमने देखा कि 19,635 के स्तर भी जो है वो देखने को मिले, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट, 19,723 का स्तर देखने को मिल रहा है। 19,654 पे निफ्टी खुला, 19,736 ये आज का इंट्राडे हाई है। और वहीं से करीब 10-12 अंक नीचे जो है इस समय कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी पर 26 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक के नतीजे आने के बाद आईटी शेयरों में क्या करें, क्या मिड कैप आईटी में ढूंढने चाहिए मौके, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब अगले 1 घंटे में हम तलाशेंगे। साथ ही साथ जो खबरों वाले शेयर हैं उसमें किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जिनके चलते आपको पोजीशन वहां पर बनानी चाहिए या फिर अपने शेयर से निकल जाना चाहिए, ये पूछेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही साथ वह क्या आईपीओ में कोई आईपीओ तो नहीं खुला हुआ है लेकिन लिस्टिंग देखने को मिली है एसएमई क्षेत्र की, वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में जो आईपीओज आए हैं उनके प्रदर्शन को देखते हुए अगर आपके पास वो शेयर पड़े हुए हैं तो क्या होना चाहिए, ये हम बातचीत करेंगे हमारे खास सेगमेंट वाह के आईपीओ है में। और सबसे आखिर में हमारा खास सेगमेंट होगा चुन चुन के। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ शेयर बाजार की रणनीति बनाने के लिए। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका कि हमारा निमंत्रण आपने स्वीकार किया। बहुत सारे हमारे दर्शक आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका विश्लेषण सुनने के लिए। पहली टिप्पणी तो बाजार पर ही हम जानना चाहेंगे। पहले आशंका इजराइल हमास युद्ध को लेकर के थी, वहाँ से बाजार गिरा एक दिन, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि शानदार बाउंस बैक देखने को मिला। जिस तरीके से आईएमएफ ने प्रोजेक्शन किया है भारतीय इकोनॉमी को लेकर के, उसके अलावा हमने देखा सीएलएसए ने भी अपग्रेड किया, तो उसके चलते जो है मजबूती देखने को मिली। अब महंगाई दर के आंकड़े परेशान कर रहे हैं, युद्ध एक तरफ चल ही रहा है, 2-2 जगहों पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में शेयर बाजार में स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाए सर? तो स्ट्रैटेजी बड़ी सही है, बहुत सरल है एक तरह से। लेकिन लोगों को क्या है कि रोज के आंकड़े देखने हैं, रोज के शेयर के भाव देखने हैं। और सुबह उठता है तो निफ्टी देखते हैं, और उसको निफ्टी को देखने के पहले डाउ देखते हैं। तो अगर आप खुद परेशानी बढ़ाना चाहते हैं तो आप और मैं निवेशक को या देखने वाले को क्या कह सकते हैं, ये ध्यान में रखिए कि युद्ध शुरू हुआ था, सोमवार को बाजार में अच्छी खासी गिरावट थी और मंगलवार को जितना सोमवार को बाजार गिरा उससे ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये कि बाजार ने उसे जो एक नी जर्क रिएक्शन कहते हैं उसके बाद बाजार सुधर गया। आज भारत में इन्फ्लेशन को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन अमेरिका के इन्फ्लेशन को लेकर बाजार में चिंता है। क्या फर्क पड़ता है भारत को? दूसरी तरफ आप देखें तो जो इन्फोसिस के नतीजे हैं थोड़ी सी निराशाजनक है। टीसीएस के भी जो नतीजे थे मिला जुला रुझान था। अगर ये दोनों को आप देखें तो क्षेत्र में कमजोरी मजबूती अक्सर देखी जाती है। और आईटी क्षेत्र क्या अब जो कहते हैं थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वन शुड टेक थिंग्स इन देयर स्ट्राइड एंड मूव ऑन। बिल्कुल। और इस बीच चूंकि आपने आईटी का जिक्र किया है तो सर आईटी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि एचसीएल टेक के नतीजे जो है वो थोड़े से उम्मीद के मुताबिक रहे तो वहाँ पर थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन टीसीएस इन्फोसिस पिछले क्वार्टर में भी निराश किया, इस क्वार्टर में भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या इन दिग्गज कंपनियों में जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं उन्हें लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, क्या दिग्गज कंपनियों के अलावा क्या लोगों को मिड कैप आईटी में मौके अब तलाशने चाहिए, जैसा कि हमने पहली तिमाही में देखा था, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जहां पर कि हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और जब ये दिग्गज शेयर टूटते हैं तो वहां पर हम देखते हैं खरीदारी देखने को मिल रही है। आप इसे कैसे पढ़ पा रहे हैं सर और आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी, क्रिकेट का माहौल है देश में, तो क्रिकेट का एक उदाहरण लेकर आपको इसका जवाब देता हूं। कप्तान जो होता है टीम का, उसके जो 11 प्लेयर का वो चयन करता है, तो उसमें कई बार ये ऐसा होता है कि एक प्लेयर का जो फॉर्म है
उसके ऊपर में कुछ सवाल उठाए जाते हैं कि वो पूरे फॉर्म में नहीं है, उसको प्लेयर को रखे या नहीं रखे। जैसे हर दिन अच्छा दिन नहीं होता है, वैसे ही हर दिन खराब दिन नहीं होता है। तो कप्तान उस प्लेयर पे भरोसा रखता है कि कोई बात नहीं, पिछले 2 बार उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस बार आज जरूर करेगा। वो प्लेयर को ड्रॉप नहीं करता। उसी तरह उसी तरह आईटी क्षेत्र का प्रदर्शन ये तिमाही में और पिछले तिमाही में थोड़ा सा नरम था और निराशाजनक था। इसका ये मतलब नहीं होता कि आईटी क्षेत्र खत्म हो गया है। निवेशित रहिए, मौके आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है कि अब आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि गिरावट में, खराब दिन पे आप उसकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजें, और जब वो शेयर वापस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आप उसको बेचकर फिर खरीदने का मौका देखें। अक्सर ये देखा जाता है कि अपन चलते हुए घोड़े पे चढ़ते हैं और उसमें मोमेंटम पाकर निकल जाते हैं। तो रणनीति बदलिए, लेकिन अच्छे कंपनी जो होती है, चाहे उसके दिन खराब हो, वो कंपनी खराब नहीं हो जाती। बिल्कुल, तो बिल्कुल अपनी रणनीति बदलने की सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से आती हुई। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, एक एक करके अब उनके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। पवन मीणा जी का पहला प्रश्न है सर। पवन जी जो है अलवर राजस्थान से हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर, अरुण सर को राम राम सर जी। तो राम राम आपको भी सर पवन जी। और कह रहे हैं मेरे पास डेनोरा इंडिया के शेयर 56 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1814 के भाव पर डेनोरा इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और कह रहे हैं क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या। और इनका नज़रिया भी काफ़ी लंबा है, कह रहे हैं 4 से 5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। 1814 रुपये की इनकी खरीद है, 1479 रुपये, यानी करीब जो है इनको 300-400 रुपये का आसपास का यहाँ पर इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जानना चाह रहे हैं कि 4-5 साल ये होल्ड कर सकते हैं, क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए सर। हालांकि इसमें भी एक बीच में रैली आई थी, पिछले 5-6 महीने में 30-40% का रिटर्न दिया है, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है सर। विपुल जी, ये आपने नाम क्या कहा शेयर का? सर डेनोरा, DE स्पेस नोरा NORA इंडिया लिमिटेड, डेनोरा लिमिटेड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। ये 1800 से ऊपर की इन्होंने खरीद ली हुई है डेनोरा शेयर। और इन्होंने अभी अगर ना मिल रहा हो तो आगे बढ़ते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे जी। सर, ये जो शेयर है, इसने एक नवीनतम या उच्चतम स्तर बनाया था करीब 2400 रुपए के आसपास जी। जून के महीने में। उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। जो इसमें एक कमजोरी की जो विषय है, इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो जब जब शेयर में वॉल्यूम नहीं होता तो आपको उतार चढ़ाव या भाव में हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होता है। फिलहाल इस शेयर में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनका जो खरीद भाव है वो जल्द में कुछ आ सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देख लें, अगर इनको कंफर्ट हो तो निवेशित रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई भी रैली आती है तो इनको इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। चले, कोई भी रैली आए तो आपको निकल जाने की सलाह है, बहुत लंबी अवधि का नज़रिया भी ना रखें आप। परशुराम सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं। इन्होंने सवाल भेजा है सर HDFC बैंक के ऊपर, और HDFC बैंक के ऊपर ये कह रहे हैं कि 120 शेयर इन्होंने ले रखे हैं HDFC बैंक के, और ये 1602 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। 2 साल तक अभी ये होल्ड कर सकते हैं। तो नज़रिया इनका थोड़ा लंबी अवधि का ही है। और अभी अगर हम देखें तो HDFC बैंक के शेयर में जो स्तर देखने को मिल रहे हैं वो 1544 रुपये के आसपास चल रहा है। आज थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी सर इनके पास 1600 रुपये की खरीद है, 100 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस सर HDFC बैंक में देखने को मिली है। बाजार जब नया उच्चतम स्तर बना रहा था तब पिछले 6 महीने में इसने 8-9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पूरे साल भर में सिर्फ 10% का रिटर्न देखने को मिला। क्या करना चाहिए इन्हें, 2 साल का नज़रिया है। विपुल जी, बैंक ने गाइडेंस दी है कि जो उसका विलय हुआ है उसके बाद उसे करीब 2 क्वार्टर का समय लगेगा उसके बेनिफिट्स या उसके इंटीग्रेशन करने के लिए। मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने एक समय दिया है, ये एक रीजनेबल समय है, क्योंकि इतनी बड़ी 2 कंपनी जिनके बिजनेसेस अलग हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और एक आपकी बैंक है, उनका जब विलय होता है तो कई चीजें उसमें समय लगता है। एम्प्लॉइज का एकदम अलग होता है,
तो ये जो दो दो क्वार्टर का समय उसने मांगा है, उसमें इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इसके बाद में जाकर इनको बेनिफिट मिलेगा। जो बैंक पैसा जुटाती है डिपॉजिट्स के तहत, वो उसे हायर रेट में डिप्लॉय कर सकती है हाउसिंग फाइनेंस में, जो एचडीएफसी का मेन बिजनेस हुआ करता था। तो ये सब में बेनिफिट मिलने में उनको कुछ समय लगेगा। ये कह रहे हैं इनका 2 साल का नजरिया है। एचडीएफसी बैंक 25 से 30% की ग्रोथ पहले करती थी। वो वापस आने में 2 तिमाही के बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और शायद वापस उस लेवल में आने में उसे कोई 4 तिमाही लग सकते हैं। तो होल्ड कीजिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं। फिलहाल आपका जो लॉस है करीब 5-6% है, बहुत ज्यादा कोई आपको नुकसान नहीं हुआ है। जी। और जब ये शेयर चलने लगता है तो 5% ये 1 महीने में मेकअप कर लेता है। ठीक। तो ये नज़रिया है सर, ये स्ट्रेटजी है आपके लिए, तो आप इसका वो अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच नंदलाल भैया जी कह रहे हैं विपुल जी, केजरीवाल जी सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून नंदलाल जी। राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, नमस्कार केजरीवाल जी, नमस्कार राजेंद्र जी, आपका नमस्कार केजरीवाल जी तक पहुंचा दिया गया है। और इस बीच कुछ एक और दर्शकों ने टिप्पणी भेजी है, अपने सवाल भेजे हैं, उसको ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और गणेश जी ने अपना प्रश्न भेजा है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, सवाल उन्होंने भेजा हमको, और चेन्नई से इन्होंने ये सवाल भेजा है। ग्लेनमार्क के ऊपर इनका प्रश्न है सर, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के ऊपर इन्होंने 315 शेयर लिए हुए हैं, 682 रुपये की इनकी खरीद आ रही है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स के ऊपर इनको क्या करना चाहिए। 682 की इनकी खरीद है, 649 650 का भाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। 30-32 रुपये पर शेयर का इनको अभी फ़िलहाल नुकसान हो रहा है। पिछले 1 महीने में हमने देखा करीब 6% के आसपास की तेज़ी रही है, और 6 महीने में करीब 55% के आसपास की रैली देखने को मिली है। तो शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा बिल्कुल पीक पर जाकर के लिया है। सर अगर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूं तो उसका सही सही अंदाज में लीजिएगा। जी जी। इन्होंने जब वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर में चर्चा हो रही थी कि ये कंपनी बिकने वाली है, बातचीत चल रही है, तब उस समय इन्होंने इसमें निवेश किया है। उसके बाद में सौदा जरूर हुआ, लेकिन जो सौदे की जो प्राइस थी उसमें नरमी आई, और ये थोड़े नीचे भाव में हुई है। कंपनी का 84% या 85% के आसपास का हिस्सा बिकेगा, और इसे खरीदा जाएगा निरमा से। निरमा इसे खरीदेगा। कंपनी बहुत बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी खासी इसका टॉप लाइन है। 20 से 22% का हर साल ग्रोथ है। जो ग्लेनमार्क को जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है उसका कंटिन्यूअस परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है। ये ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा खासा प्रदर्शन आगे जाकर भी करेगा। और फार्मा क्षेत्र में बहुत कम कंपनियां हैं जो 100% डेट फ्री कंपनी होती है। बिल्कुल। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक लंबे रेस का घोड़ा है। अगर इनके पास 6 से 12 महीने का समय है, निवेशित रहिए। आपने जिस भाव में खरीदा है उससे ऊपर आपको अवश्य ये शेयर मिलेगा। तो गणेश जी। और जी एक चीज जी। जी और एक चीज इसमें विपुल जी बोलना चाहता हूं बिल्कुल कि सर। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा बनने वाला है कि कंपनी ने जो हिस्सेदारी खरीदी गई है कंपनी में निर्मा के तहत, उससे वो ओपन ऑफर करेगा। ओपन ऑफर में अगर शेयर होल्डर 6% भी माल दे देते हैं तो ये 90% हिट करेगा। इसे लिस्टेड रहने के लिए फिर एक ऑफर फॉर सेल करना पड़ेगा। तो उसमें ये जो उतार चढ़ाव, ये जो टेक्निकल कॉर्पोरेट इंसिडेंट्स आएंगे, इसमें पैसे बनाने के अच्छे मौके मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक। तो सर आप निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए, 6 से 12 महीने का नज़रिया रखिए, और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तमाम फंडामेंटल्स को बहुत डिटेल में केजरीवाल जी ने समझा दिया है आपको, तो आप इस पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ चेन्नई से, उन्होंने प्रश्न भेजा है, वेंकटेश जी ने भेजा है सवाल ये, और वेंकटेश जी का सवाल लेकर के आइए। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के इनके पास शेयर हैं सर, 198 शेयर हैं, 617 रुपये के भाव पर हैं। कह रहे हैं अभी मैं घाटे में हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। 617 की खरीद है, 453 का भाव देखने को मिल रहा है। आज हालांकि 1-2% ऊपर है, लेकिन फिर भी ये नुकसान में ही चल रहे हैं। सर कल हमने देखा कि एक खबर आई म्यूचुअल फंड को लेकर के, और
कि अब भारत में जो है पिछले 3 साल में जो म्यूचुअल फंड में निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा 100% बढ़ करके 4 करोड़ अब निवेशक हो गए हैं। हालांकि अभी भी ये नंबर बहुत कम है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास तो अभी बहुत मौके हैं। लेकिन फिर भी आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर इनकी इनकी खरीद से करीब 200 रुपये, पौने 200 रुपये नीचे है सर। सर, अगर आदित्य बिरला एएमसी की बात करें तो उसका प्रदर्शन आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से कुछ न कुछ निराशाजनक रहा है। लेकिन अगर एएमसी बिजनेस के बारे में ओवरऑल बात करें तो जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देश में परफॉर्म कर रही है, जो निवेशक में बढ़ोतरी हो रही है, जो एसआईपी के जरिए पैसे आ रहे हैं, वो सब देखते हुए आंकड़े कुछ अलग स्टोरी बताते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है। लेकिन ये जो इनका जो आज के दिन जो घाटा है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए ऐसा नहीं लगता। कंपनी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव होना पड़ेगा कि ये अपने 200 रुपए की जो एक घाटा है वो पूरा कर सके। उन्हें निराशा देना नहीं चाहता या निराश नहीं करना चाहता। बेहतर ये होगा कि कोई रैली हो तो देखकर निकल जाए, क्योंकि एएमसी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है जितना म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। तो सर कोई भी रैली मिले जहां आप कंफर्टेबल हों वहां पे आप एग्जिट ले लें अपना, और वहां पे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं और कर लें। और कार्यक्रम के आखिर में हम कोशिश करेंगे जानने की केजरीवाल जी से कि उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं सर। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि सर जी इस बार भी आप 6 महीने के लिए कोई अच्छे शेयर बताइएगा। पिछली बार आपने JWL और सेंको गोल्ड बताया था, उसमें हमें मुनाफा हुआ। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं सर यूट्यूब पे लगातार दर्शकों की यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो आया है, बहुत सारे प्रश्न रेलवे को लेकर के आ रहे हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि रेलवे को, हालांकि हम बजिंग स्टॉक्स में भी शामिल करेंगे, तो हम उसमें उस दौरान जो है आप लोगों के प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब के ऊपर प्रश्न आया है संजय कुमार साहू जी का। 25 शेयर हैं इनके पास डॉक्टर लाल पैथलैब के, और ये इन्होंने 2840 के भाव पर लिए हैं। ये कह रहे हैं कि काइंडली सजेस्ट मी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, और ये कह रहे हैं कि 6 महीने का इनका नज़रिया है सर। 6 महीने के नज़रिए के लिहाज से डॉक्टर लाल पैथलैब कैसा लग रहा है? सर हमने देखा ये तमाम जो शेयर थे वो कोविड के टाइम पे काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गए थे, और अब थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही। 2543 का भाव है अभी, इनकी खरीद 2840 की है, यानी 300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 6 महीने का नज़रिया है, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर, ये जो हेल्थ केयर की जो कंपनियां हैं, इनका जो कोविड में जो इनको एक तरह से लॉटरी लगी थी कि वो स्वैब टेस्ट करते थे और 5 मिनट में टेस्ट पूरी हो जाती थी और आपको रिपोर्ट मिलता था, और उसके पैसे 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक लोगों को लगता था। ये जो एक बड़ा जो बूस्ट मिला था वो अब फिलहाल नहीं है। कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। अगर आप देखें तो आपको एसएमएस के जरिए कम से कम हफ्ते में 4 बार मैसेज आता है कि पूरा हेल्थ चेकअप करा लीजिए और इतने रुपए लगेंगे। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि धंधे पर प्रेशर है, मार्जिन पे प्रेशर है। तो लाल पैथलैब मार्केट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो कोविड के बाद में कुछ न कुछ एक सबड्यूड सी हुई है, क्योंकि कोविड एक एक्सेप्शनल पीरियड था। मेरे ख्याल से 6 महीने का पीरियड है। नतीजे जो आएंगे वो ठीक ठाक आपको दिखेंगे इस बार के तिमाही में। उस समय कब बाजार में एक मूवमेंट आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कि दशहरा दिवाली के बीच में बाजार में एक उछाल देखने को मिल सकता है। पूरे जनरल बाजार की मैं बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर लाल पैथलैब की बात नहीं कर रहा। उस समय आपको ये बेटर प्राइस मिलेगा। शायद आप उस समय बाजार का माहौल देखकर निकल सकते हैं। जो थोड़ा बहुत लॉस हो वो मद्देनजर रखते हुए। ठीक, तो ये सर आपके लिए स्ट्रेटजी है। दशहरे से दिवाली के बीच में एक मौका हो सकता है आपको मिल जाए यहाँ पर बाजार की रिकवरी में, तो आप निकल सकते हैं बेटर प्राइस में। चलिए इस बीच मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी नमस्कार।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1000 स्टॉक्स हैं 2694 पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर आईडीएफसी सकता हूँ। आपने ले रखे हैं फर्स्ट बैंक जी, किस भाव में बताया आपने? 2694। हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्या नज़रिया क्या है सर? 2 साल के लिए। चलिए, 2 साल के लिए सर अब 26 पे लेकर के अब 90 का भाव देखने को मिल रहा है, तो आपको तो मुझे लगता नहीं है 3 गुने हो गए आपके, तो सवाल पूछने की आवश्यकता तो विशेष है नहीं। बाकी अब केजरीवाल जी से पूछ लेते हैं कि क्या अभी होल्ड करना चाहिए या इतनी रैली के बाद जो है एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता ये है कि हम ये सोचते हैं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन शेयर फिर ऊपरी भाव से करेक्ट होने लगता है। तो पिछले 6 महीनों में करीब 67% के आसपास का रिटर्न दिया है सर इसने, और क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनके भाव से काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो एक बार के लिए क्या दिवाली पर मुनाफा बुक करें या अभी होल्ड करके रखे रहें? विपुल जी, अगर आपके पास में और कोई शेयर आपने चुन कर रखा है जिसमें आपको लगता है कि 20-25% का मुनाफा मिल सकता है 6-8 महीने में, तो ये बेचकर जी सर आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई सर। इवेंट इसमें जो जी सबसे बड़ी इवेंट आनी है वो ये है, जो आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का जो विलय होने वाला है वो रेशो अनाउंस्ड है। उसकी खाली रिकॉर्ड डेट आने बाकी है, जब एक कंपनी बंद हो जाएगी और उसके सब शेयर धारकों को दूसरे के शेयर मिलकर वो ट्रेड करेगा। तो उसमें भी एक एक जो कहते हैं कि आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जब तक आप किसी दूसरे चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, इसको राइड कीजिए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। और आर्बिट्राज का जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो रेशियो के हिसाब से कि आपके किसमें एडवांटेज मिलता है, तो फिर आप उस शेयर का निवेश करके ये बेच सकते हो। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन पब्लिक डोमेन में है। ठीक, तो ये आपके लिए सलाह है सर, तो इसको आप लागू कर सकते हैं। चले इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगले दर्शक जो हैं वो हैं सैयद बुहारुद्दीन हकीम साहब। तो हकीम साहब ने कहा है कि हेलो विपुल सर, मेरे पास एचडीएफसी एएमसी के 2723 रुपये के एवरेज से इन्होंने शेयर ले रखे हैं, अब क्या करूं, लॉन्ग टर्म के लिए रखूं क्या? तो ये इनका जानना चाह रहे हैं क्या लंबी अवधि में एचडीएफसी एएमसी एक और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंपनी, लेकिन अगर हम आदित्य बिरला से तुलना करें सर, तो वहाँ पे उसके मुकाबले यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है और शेयर मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने लिए हुए हैं, इनकी खरीद का भाव एचडीएफसी पे है 2723, अभी चल रहा है शेयर 2862, यानी कि ऑलमोस्ट 100-125 रुपये इन्हें यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 महीने में करीब 10% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में करीब 60% का रिटर्न दिया है एचडीएफसी एएमसी ने। आप क्या सलाह देंगे इन्हें, अभी इस मोमेंटम को प्ले करें या 100 रुपये 125 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें? विपुल जी, अगर आप देखें तो आज शेयर में और एक बढ़त देखने को मिली है। करीब 100 रुपया ये शेयर बढ़ा है कल के जी ऊपर आने वाले थे ये। बाजार में किसी को खबर लग गई थी तो शेयर का भाव बढ़ गया है। कोइंसिडेंस कहिए, लेकिन भाव बढ़ा है। मेरे ख्याल से जैसे एएमसी का ओवरऑल पिक्चर है, बाजार में कुछ न कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है एएमसी के शेयरों में, लेकिन एचडीएफसी एक आउट परफॉर्मर है उस क्षेत्र में। ये होल्ड भी कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि भाई मेरे खरीद के प्राइस के नीचे अगर शेयर जाता है तो मैं उसमें से निकाल जाऊंगा। उनके पास एक मार्जिन भी रहेगा और अपसाइड उनके लिए ओपन रहता है। ठीक, चलिए इस बीच जरा राजेश शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी कैसे हैं राजेश जी आप? सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। चलिए आप ऐसे ही बढ़िया रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र अमरावती से बोल रहा हूँ सर। अमरावती से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जगह है। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने वेकरंगी के शेयर ले चुके हैं, ले लिया है, लेकिन बहुत दिनों से उसमें कोई हलचल नहीं दिख रही सर। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। विक्रांत जी के कितने शेयर ले रखे हैं सर आपने? सर आई थिंक 1 मिनट मैंने मैसेज में डाला था, 1 सेकंड के। जी 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 जी, और किस भाव पर लिए ये भी जरा हमको बताइए,
ताकि आपके लिए सर मैंने वेकरंगी के 800 शेयर लिए थे, 18 रुपए एवरेज हुआ है सर, एक साल से है वो मेरे पास में। 1 साल से? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए धैर्य रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। अभी और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं सवाल वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ होगा उसमें, कुछ राम होगा तो करेंगे। चलिए ठीक है, उसमें कोई अच्छी बात है। 60 पैसे के आसपास का नुकसान हो रहा है। अब जब 1 साल से रुके हुए हैं तो क्या यहाँ पर रुकना और सही बेहतर विकल्प रहेगा कि नहीं रहेगा? सर बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया। पिछले 6 महीने में शेयर में 3% का मूव देखने को मिला है मात्र, और जबकि बाजार काफ़ी नए हाइज बना रहा है। वैक्रांजी लिमिटेड पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें, जो भी 50-60 पैसे का इनको लॉस हो रहा है? आज 3-3.25% की तेज़ी इंट्राडे में देखने को मिल रही है। विपुल जी, जहां तक मुझे याद है कुछ समय पहले, हो सकता है साल भर से ज्यादा हो, वक्रांजी ने अपने शेयर में एक कॉर्पोरेट एक्शन किया था जहां पे उसने एक कंपनी की 2 कंपनी की थी और शेयर बिल्कुल, होल्डर को वो मिला था। हाँ बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये मुझे याद नहीं है कि ये जो इनको शेयर मिला है ये उसके बाद लिया है इन्होंने या उसके पहले लिया है। मैं पूछ अगर ये लेता हूँ, उसके पहले, हाँ जी, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। सर आप पहले लिया हुआ है मैंने। हाँ, उससे पहले लिया हुआ है? हाँ हाँ, तो फिर सर आपको उसके उतना, कुछ 80 शेयर, उसके दूसरे कंपनी के 80 शेयर मिले हुए हैं मुझे, हाँ तो फिर लेकिन आपको वो भी कोई अच्छे नहीं चल रहे। नहीं, वो किस भाव पे पड़ रहे हैं? तो आपको दोनों मिला करके तो आपको वो नुकसान तो 32 नहीं, रुपए के भाव है। तो वो दोनों 80 में शेयर उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया सर, इसका रेट बिल्कुल कम कर दिया, वेकरंगी का परचेज रेट मेरा, हाँ। और उसका रेट बता दिया है 32 रुपए, उसमें भी लॉस ही है। तो आपको लॉस कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, पूछते हैं अरुण जी से। अगर दोनों को मिला दें, लॉस हो रहा है बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन है। अरुण जी चलिए, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वैक्रांत जी के ऊपर लेकर के? ये सर, ये मेरे ख्याल से 15 जून 2023 को हुआ था, एक्स डेट जो है इसकी डीमर्जर की थी। हाँ जी, तो ये जो डीमर्जर हुआ है वो कंपनी वाला फिर एक कैलकुलेशन करके आपको एक कॉस्ट देता है कि अगर आपने जो भी भाव में लिए उसका इतना % आप इस कंपनी का भाव दीजिए और इतना % उस कंपनी के भाव का एलोकेट कीजिए। मेरे ख्याल से ये दोनों मिलाकर इनके पास आज के दिन नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा। और क्योंकि शेयर में वोलेटिलिटी नहीं है तो 1 साल में जो बाजार का मूवमेंट रहा है उसको देखकर 20-25% की ग्रोथ या कमाई का उम्मीद होता है, वो वक्रांजी ने नहीं दिया है। मेरे ख्याल से जब भी ये तय करे कि मेरे को इस कंपनी से निकल जाना है, दोनों कंपनी बेचिए और निकल जाइए। और कई सारे ऐसे कंपनीज के शेयर हैं, चाहे आप सार्वजनिक कंपनी के शेयर लें या रेलवे के कंपनी के शेयर लें, जहां पे आपको इससे फास्टर रिटर्न मिलने की आवश्यकता है। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं सर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चले हैं इस बीच, और वहाँ पर आपको ऐसा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। इस बीच कह रहे हैं योगी जी, विपुल जी, केजरीवाल जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और हर रोज़ कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सरवन चौधरी जी का प्रश्न है, कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी। उन्होंने कहा कोविड के समय इन्होंने RVNL के शेयर लिए थे और 1300 शेयर लिए थे, और कह रहे हैं कि क्या मैं अभी 1300 शेयर इन्होंने 16 रुपये 85 पैसे पे RVNL के लिए हैं सर, और 2 साल से अगले 2 साल और होल्ड कर सकते हैं। सर आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? 16-17 रुपये पे आपने RVNL ले रखे हैं, और ज़्यादातर आपने जो शेयर हैं वो बहुत अच्छे भाव पे ले रखे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आपके प्रश्न जो आते हैं वो हम देखते हैं कि अच्छे खासे मुनाफे में आप रहते हैं। 16 रुपये का शेयर जो है वो अब 168 रुपये का हो गया है। अब दिवाली मनाइए सर, अब ठीक है 2 साल आप और होल्ड कर सकते हैं। ऑर्डर्स लगातार मिल ही रहे हैं, हर दूसरे दिन हम बजिंग स्टॉक्स में बता रहे हैं आज ये ऑर्डर मिला, आज वो ऑर्डर मिला। क्या सलाह रहेगी सर RVNL पे? 16-17 रुपये के शेयर अब जो है 167-168 पे पहुंच रहे हैं। तो 10 गुना रिटर्न 2 साल में, तो ये तो क्या जो एक्सपर्ट होता है उससे भी ज्यादा इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। आपने भी राय इनको अच्छी दे दी कि होल्ड कीजिए, दिवाली मनाइए, अगले साल देखी जाएगी क्या क्या करना है। तो चलिए ठीक है सर। और इस बीच एयरकॉन पे भी सवाल है, और भी सवाल हैं एयरकॉन और बाकी जगहों पे जो भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को बता दूं। अभी बजिंग स्टॉक डिस्कस करेंगे तो रेलवे पे हम चर्चा कर लेंगे, आज रेलवे पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। अगला सवाल आया है भीष्म शारदा जी का, कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भीष्म जी जानना चाह रहे हैं। 30 शेयर इनके पास कोचिन शिपयार्ड के हैं
और इनकी खरीद है 1054 की। कोचिन शिपयार्ड भी एक और ऐसा शेयर सर जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिटर्न निवेशकों को मिले हैं यहाँ पर। अब ज़रूर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है, लेकिन शानदार मूव देखने को मिला। लगातार यहाँ पर भी ऑर्डर्स और तमाम खबरें रहीं डिफेंस क्षेत्र में, चाहे मझगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, इन सब में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। और इनकी खरीद जो है थोड़ी सी ऊपर की, 1054 रुपये इन्होंने खरीदा हुआ है, 1021 पे चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब पूरी रैली चल चुकी होती है तब वो उनकी एंट्री होती है। अब 6 महीने में शेयर ने 110% का रिटर्न दिया है, फिर भी ये नुकसान में है। आपकी राय क्या रहेगी सर? तो देखिए, शेयर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी एंट्री जो है वो गलत समय पे हुई है। अब गलत समय की एंट्री को ना आप ठीक कर सकते हो, ना ये कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। धैर्य रखिए। हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जब इसका भाव यहां से थोड़ा करेक्ट करे, और फिर आपको लगे कि अब मैं थोड़ी सी एवरेज करके मेरी खरीदारी की जो प्राइस है उसको थोड़ी बेहतर कर लूं, और फिर जो रैली आए उसमें मुझे एक एग्जिट करने का मौका मिले। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ हैं जो जिनसे बातचीत नहीं हमारी हो पाई। सवाल उन्होंने भेजा है, जेद्दा से सवाल भेजा है, और जेद्दा से अरुण केजरीवाल जी वो आपसे समझना चाह रहे हैं कि इनके पास इन्होंने शेयर ले रखे हैं राजेश एक्सपोर्ट के। इब्राहिम जी हैं जेद्दा से, कह रहे हैं 500 शेयर ले रखे हैं इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट के, और 2 साल का इनका नज़रिया है। अभी अगर हम राजेश एक्सपोर्ट के प्राइस पर डालें तो 446 के आसपास चल रहा है, 2% नीचे है, तो इनको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में 12% टूटा है शेयर, और लगातार टूट ही रहा है ये शेयर एक तरफा रैली के बाद। पिछले 6 महीने में करीब 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 33-34% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या होल्ड करना भी चाहिए इसे या नहीं करना चाहिए? हालांकि इन्होंने, चूँकि अब नुकसान हो रहा है, और ये सामान्य एक रिटेल निवेशक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अगर उसने निवेश किया है तो मुनाफा लेकर के ही निकले, तो इस वजह से लोग अपना नुकसान बढ़ाते रहते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या इतनी गिरावट के बाद एवरेज करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या अभी होल्ड करना चाहिए? तो राजेश एक्सपोर्ट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ज्वेलरी की जी। और इसके पास एक गोल्ड रिफाइनरी भी है जहां पे ये रॉ गोल्ड को लेकर प्रोसेस करके बेचता है। इसने ये कंपनी स्विट्जरलैंड में खरीदी थी। वैसे देखें तो ज्वेलरी का जो प्रदर्शन है, जितनी भी ज्वेलरी कंपनी देश में है, सबका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। लेकिन जो डायमंड का जो धंधा है उसके अंदर में कुछ तकलीफ हो रही है। जो नेचुरल डायमंड्स के ऊपर पहले जोर था, अब वो शिफ्ट हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स पे। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद राजेश एक्सपोर्ट लैब ग्रोन डायमंड के धंधे में नहीं है, और हो सकता है उसके कारण इसका जो प्रदर्शन है फाइनेंशियल और बाजार में ये थोड़ा सा कमजोर है। आगे पीछे देखकर इस कंपनी में से निकलिए, क्योंकि जो कंपनी 1 साल तक लगातार आपको नेगेटिव रिटर्न्स और उसमें भी बढ़त के साथ नेगेटिव रिटर्न्स दे, उसमें से आगे पीछे में तो आपको निकलना ही चाहिए। ठीक, चलिए, इस बीच एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी और बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत होगी। बहुत सारी खबरें हैं, और ख़ासतौर से रेलवे पे जितने लोगों के सवाल हैं वो तो ख़ास तौर से बने रहें। अच्छा, एक अच्छा सवाल आया है, पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रज्ञापति जी ने पूछा है, और प्रज्ञापति जी पूछ रहे हैं, सर अरुण जी से पीएसयू बैंक के बारे में पूछिए। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है सर इनका, क्योंकि पीएसयू बैंक को लेकर के यूबीएस की रिपोर्ट आई है, और यूबीएस ने बहुत सारे पीएसयू बैंक्स में अपने जो रेटिंग्स हैं उनको कट किया है, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक को। अभी पीएसयू बैंक का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं, और अभी क्या इस नेगेटिव सेंटिमेंट जो बना है, आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो करीब 1% से ज़्यादा टूटा हुआ है, 1-1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पीएसयू बैंक्स को लेकर के सर अभी? विपुल जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यूबीएस ने यूरोपियन बैंक के ऊपर में लास्ट रिपोर्ट कब निकाले थे? बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं, बिल्कुल पहली सही। बात। जी। पहली बात। दूसरी बात, जो वो बात कर रहे हैं पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर में कि इसमें एक गिरावट आ सकती है, एक रिकवरी में तकलीफ आ सकती है,
यही पीएसयू बैंक के जो एनपीएस थे आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले, वो जो नंबर अपन देख चुके हैं, क्या उससे ज्यादा खराब होने वाली है परिस्थिति? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो ये जो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट लिखने के लिए लिखी गई है, इतने ज्यादा इसके ऊपर में परेशानी होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और नतीजे 15 दिन दूर है, महज 15 दिन। 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक 10 में से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नतीजे आ जाएंगे। उसमें पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल। तो अभी तो बिल्कुल आप मुझे निश्चिंत रहिए। ये रिपोर्ट देखकर मुझे कोई चिंता नहीं है। कॉशियस हो जाइए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, तो आप परेशान मत होइए सर। पीएसयू बैंक्स में जैसे हमने देखा, जो मिड कैप पीएसयूज थे उसमें अच्छी रैली देखने को मिली। यूको हो, साउथ इंडियन बैंक हो, आप कोई एक दो शेयर जो आपको अच्छे लगते हो पीएसयू बैंक्स में? सर, पीएसयू बैंक्स में अगर आप साइज की बात करें तो मेरे ख्याल से एसबीआई जैसा बैंक कोई नहीं। और उसके बाद में अगर आप मीडियम साइज या स्मॉल साइज की लेते हैं तो आपके पास में चॉइस है। 30 एक बैंक के आसपास की एक लिस्ट बन जाती है, उसमें से पिक कीजिए। हर पीएसयू बैंक में आपको कुछ ना कुछ यूनिकनेस मिलेगी। बिल्कुल ठीक। तो उम्मीद करते हैं प्रज्ञापति जी आपको उत्तर मिल गया होगा। एक टिप्पणी सर टेक महिंद्रा को लेकर के आपके जाना चाहेंगे। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1102 के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे LTIM में जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? टेक महिंद्रा को लेकर के आपका व्यू जानना चाहते हैं, और ये जानना चाह रहे हैं क्या मुझे LTIM में शिफ्ट हो जाना है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1102 के भाव पर। देखिए, अगर इनको पैसे बन रहे हो और इसको वो बुक करके दूसरे में शिफ्ट करना चाहते हैं तो अवश्य फ्लर्ट करने का मौका हर निवेशक को मिलना चाहिए कि भाई मैंने ये शेयर काफी समय तक रख लिया, अब मैं दूसरा शेयर में मेरा लक ट्राई करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप इसलिए टेक महिंद्रा को बेचकर LTIM में शिफ्ट करना चाहते हो कि भाई क्या उसमें मुझे रिटर्न बेटर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा और जल्द मिलेगा, कोई खास फर्क नहीं है। LTIM भी एक बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसने जो मर्ज किया था 2 एंटिटीज को मिलाकर। टेक महिंद्रा भी कंपनी छोटी नहीं है। कोई भी लीजिए, कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक, कोई